friends, we are here for Organization of Commerce and Management, and today we are going to see the first lesson we are having in this OC, that is management. Let's see, and we are going to cover the topics of first lesson, that is principles of management. Let's see, we will go for introduction of principles of management. So here, management, what is management? So management is a science as well as arts. मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट्स दोनों ही कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें साइंटिफिक डिसीजंस लेना होता है और इसको अप्लाई करने के लिए हमें आर्ट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान को लैंग्वेज नहीं आता है तो लैंग्वेज इज़ अ आर्ट, तो वो मैनेजमेंट में चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकता. दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स या एनालिसिस नहीं आता है, इसका मतलब उसको साइंस नहीं आता है, तो उसको भाषा अगर आती है, लैंग्वेज आती है, तो फिर वो भी मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड मैथ्स या साइंस का नॉलेज नहीं है. तो अकाउंट्स का नॉलेज होने पर अगर उसे अप्लाई करने आता है तो वो मैनेजमेंट है. अकाउंट का नॉलेज है बट अप्लाई करने का आर्ट नहीं है कि हाउ टू अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई करना है, तो वे ऑफ अप्लीकेशंस नहीं मालूम है, तो भी मैनेजमेंट नहीं है. तो मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये दोनों ही है. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन. प्रीवियसली ये मैनेजमेंट, ये लेटेस्ट एप्लीकेशन भी है. इसको अप्लाई करके जस्ट 150 ईयर्स हुए हैं, मतलब पिछले 150 साल से ही सिर्फ इसके एप्लीकेशंस को साइंटिफिक तरीके से लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी कंट्री ने अप्लाई करना शुरू किया है. जितने भी मैनेजमेंट के गुरु या फादर ऑफ मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो उन्होंने दिए हुए जो थियरी हैं वो बहुत ही लेटेस्ट हैं. हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स भी इनको कंप्लीट नहीं हुए हैं. सो ये लेटेस्ट थिंग है. व्हाट वी नीड टू लर्न इन दिस इज, फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू बिलीव इन द मैनेजमेंट. ठीक है, सो टू गेट मोर बिलीव इन दिस मैनेजमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर किसी चीज़ में हमें विश्वास होना है तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट बिलीव इन दैट, राइट, एक्सेप्ट गॉड. क्योंकि गॉड के बारे में सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट देन ऑल्सो वी बिलीव. तो दैट इज द एक्सेप्शनल केस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी शुड नॉट बिलीव. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट, देन वी आर गोइंग टू बिलीव इन दैट. तो लेट्स सी हाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट. जब तक कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू विल अंडरस्टैंड द वाटर, you have to understand that by listening or by seeing it. So in case of water, yes, you can see, right, you can touch. In other cases which you cannot see, you will listen, you will hear. But some cases we will read, right, like in this we will be reading, we will not be touching it, or we will not be playing with it, or we will not be eating or drinking. So we will be reading and you are listening my voices, what I am saying, my topics, and you are understanding management. So same thing, first thing is meaning and definition. One more thing जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कभी भी आंसर्स लिखने, whatever answer you are writing, you whether you write short notes or you write another, or so
So here meaning and definition. So management always we apply to achieve the goal. If we are having goal, we need to apply management to get that goal. या हम उस गोल को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ता है. इफ़ देर आर नो गोल तो मैनेजमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मली आप चल सकते हैं. राइट. सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, अब हम आते हैं बिजनेस में. तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट हैव गोल. राइट. उनका गोल डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्रॉफिट इतना चाहिए, डिफाइन प्रॉफिट चाहिए, या हमें सेल इतने वॉल्यूम में चाहिए, या हमें नए कस्टमर चाहिए, या हमारा प्रोडक्शन इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और हम कह सकते हैं ईयरली प्रोडक्शन का एक क्वांटिटी हमारे पास गोल में फिक्स होना चाहिए. और हर जगह पे ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन मतलब पिलर, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि सेल, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स. राइट. दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो हर एक फंक्शन में दे हैव डिफाइन गोल. राइट. तो उस गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू अप्लाई मैनेजमेंट. सो एज यू सी, तो फंडामेंटल ट्रूथ मैनेजमेंट का क्या है कि प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और proposition that serves as a fundamental for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. right. बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई नया अगर आया है एम्प्लॉय कंपनी में, तो हम किस चीज़ को अप्लाई करके उसको गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उसका नाम है मैनेजमेंट. जैसे कि सिंपल हम कह सकते हैं कि हम उसको ट्रेनिंग देंगे, है ना. तो दैट ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा हम कह सकते हैं कि हम उसको गोल दिखाएंगे. गोल दिखाएंगे मतलब आपको करना क्या है शो करेंगे. तो जो करना क्या है जो हम शो कर रहे हैं वो हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपको ये करना है. तो दैट गिविंग या डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो ऐसे हमारे पास लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट है. ठीक है. वो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लर्न करने वाले हैं. तो हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन, वट एवर क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशंस लिखना कंपलसरी है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. अब पहला पार्ट है कि आप मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि यह है क्या भाई, ये हमें क्या सिखाता है. राइट. लेट्स सी. दो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल है, तो ये क्या बताता है. तो मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बिलो में आप देख सकते हैं. तो हियर if I'll show you, so we are having this first universal application. right. तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इज अप्लाइड एवरीवेयर इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी भी मैनेजमेंट अप्लाई करेगा. एक हॉस्पिटल भी मैनेजमेंट अप्लाई करेगा. एक होटल भी मैनेजमेंट अप्लाई करेगा. एक प्रोडक्शन कंपनी, फैक्ट्री भी मैनेजमेंट अप्लाई करेगा. ठीक है. और एक मंदिर या टेम्पल को रन करना है तो भी वहाँ पर मैनेजमेंट अप्लाई होगा. ठीक है. तो ईच एंड एवरीवेयर मीन्स आप ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस या ऑल काइंड ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई होता है. यू हैव टू अप्लाई टू अचीव द गोल्स. ठीक है. अब ये मैनेजमेंट अप्लाई किसके ऊपर होता है, तो मैनेजमेंट गेट्स अप्लाइड ऑन द ह्यूमंस. ठीक है. ये किसी जानवर पर नहीं. मैनेजमेंट इज अ आर्ट टू अप्लाई ओवर द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो ये ह्यूमन के लिए और ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं. सो अभी आपको समझ में आ गया होगा ऑल द लेवल्स एंड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
में मैनेजमेंट को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। तो ये जनरल गाइडलाइंस क्या है? तो दिस जनरल गाइडलाइंस मीन्स इट हैज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमें कैसे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर किसी नए इंसान को किसी कंपनी में हम रखते हैं तो पहले हमें उसे अपने कंपनी के बारे में बताना होता है, दूसरा उसके काम के बारे में हमें बताना होता है। ऐसा नहीं लावारी छोड़ दे सकते हैं कि आपको आ जाओ, थर्ड फ्लोर में आप रहो, अपने मर्जी का काम करो, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको, तो मैनेजमेंट सिस्टम में गाइडलाइंस है जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी हैं। तो ये गाइडलाइंस का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपको क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, द वे यू हैव टू अचीव द गोल्स, और आपको अपना परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स करना है? रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, ठीक है। कौन, जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा देना है, सिंपल है। जिसने कम आवर्स में काम किया उसको कम देना है, राइट। जिसने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिया है उसको ज़्यादा देना है, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है उसको कम सैलरी देना है, लाइक दैट। जिसके पोजीशंस हायर रैंक में उसको ज़्यादा देना है, जिसके पोजीशंस कम रैंक में हैं उनको कम देना है, लाइक दैट एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस मनी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर मनी, ऐसे गाइडलाइंस तैयार होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट is determined or we can say derived by जनरल हेनरी फायल। मीन्स उनका नाम है हेनरी फायल, ठीक है। ही वॉज ए जनरल मैनेजर ऑफ कोल माइन कंपनी। उनका हिस्ट्री मैं जब आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या आप उसको पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। तो उन्होंने अपने होल लाइफ में वर्कर के साथ में एक्सपेरिमेंट करके उनके बिहेवियर को अर्थमेटिक में डालने के बाद, स्टैटिस्टिक्स में प्रोजेक्ट करने के बाद एक साइंस आया कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है जिसमें बेस्ट प्रोडक्टिविटी आता है। तो उसको पूरी दुनिया के ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द मैनेजमेंट थिंकर्स, ऑल द इकोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट किया और अभी वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स आर। प्रिंसिपल्स मतलब यहाँ पे वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है, इट्स नॉट डीन, दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दीज आर नॉट जस्ट 1 2 3 4 5 6 14 लिख दिया, ऐसा नहीं है। दीज आर प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटेड ओवर द ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स, एंड देन अप्लाइड। फोर्थ पॉइंट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। दीज प्रिंसिपल्स, और हम कह सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल मीन्स आप अगर मान लीजिए आप 5 रूल किसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ये पता लगता है कि दैट पर्सन ऑलरेडी हैज़ दैट क्वालिटी, तो आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे पहले से इसके बारे में नॉलेज है तो फ्लेक्सिबल है, आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ही नोज़ दैट और शी नोज़ दैट। जो चीज़ उसे नहीं पता है वो आप उसको बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें उसको बताएं। तो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर उसे नहीं पता है तो हम बताएंगे, पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ दैट कि बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से, एज पर द सिचुएशन, मैनेजमेंट में एज पर द सिचुएशन हम उसके ऊपर काम करेंगे, इंसान के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन कम्स एंड वो अपनी अगर गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है तो हम उसे ट्रेनिंग में डालेंगे, राइट। अगर वो अपना गोल प्रॉपर अचीव कर रहा है, अपने काम को प्रॉपर ढंग से कर रहा है, तो उसे हमें ट्रेनिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को ट्रेंड करें। जो प्रॉपर कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो दीज आर द थिंग्स जो फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करता है, आप मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए फ्लेक्सिबल हो। फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियर इन नेचर। द मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, राइट। फॉर एग्जाम्पल,
इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर आपका बिहेवियर ग्रुप के साथ मिंगल होने वाला नहीं है तो वो आदमी मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लिए फिट नहीं बैठेगा, राइट। बिकॉज एक इंसान के बिहेवियर के चेंज होने की वजह से होल ग्रुप जो अचीव करने वाला होता है गोल, उसके ऊपर बर्डन आता है, या आप कह सकते हैं होल ग्रुप विल गेट अफेक्टेड। नाउ इसका बिहेवियरल इन नेचर में, तो ये बिहेवियर कैसे चेंज होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नॉलेज या मैनेजमेंट अप्लाई करने पर ह्यूमन बिहेवियर गेट चेंजेस। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और ह्यूमन बिहेवियर को ये चेंज करता है। सिंपल, अगर मैंने किसी को गाली दिया तो रिएक्शन में मुझे भी गाली आएगा, राइट। इफ आई अब्यूज समवन, रिएक्शन में अब्यूज आएगा, राइट। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स द पर्सन इज वेल ट्रेन्ड, द पर्सन हैज गुड एथिक्स, राइट। इसका मतलब ये गुड एथिक्स और वेल ट्रेन्ड या वो संस्कारी है, वो उसके बिहेवियर में आया है बिकॉज वो उस मैनेजमेंट में पला बड़ा है जिसमें संस्कार है, जिसमें एथिक्स है। तो संस्कार और एथिक्स ने उस इंसान के बिहेवियर को चेंज कर दिया। सेम लाइक दैट, ठीक है, बिहेवियरल इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट। वी हैव पॉइंट 6। See the point number 6, causes and effect relationship. Yeah, we can say, see the point number 6, cause and effect relationship. ठीक है, तो what is cause and effect relationship? Management has the nature of cause and effect relationship. For example, कारण, एंड कोई कारण है तो ही या किसी कारण का कोई इफेक्ट जरूर आएगा। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में डिसीजंस लेना चाहते हैं तो वो जो हम आज डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, वो किसी कारण के लिए होगा पर्टिकुलर, वो कोई ना कोई इफेक्ट जरूर लाएगा। तो थिंग इज दैट विदाउट टेकिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। तो यू हैव टू टेक डिसीजंस टू गेट द इफेक्टिवनेस ऑन सर्टन गोल, राइट। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे हम अगर पेमेंट या गुड वेजेस या इंसेंटिव्स अगर हम एम्प्लॉय को देते हैं तो ये हमने डिसीजंस लिया है कि हम उसको सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, इंसेंटिव हम दे रहे हैं सेल में, तो डेफिनेटली आउटपुट इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स सी द सेवेंथ पॉइंट, एंड दिस इज द एंड या लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। नाउ वी हैव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो पहला प्रिंसिपल, दूसरा, तीसरा, ऐसे नंबर में वी आर हैविंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑल द प्रिंसिपल्स हैव सेम इंपॉर्टेंस, राइट। ट्रेनिंग जैसे कि अगर वो प्रिंसिपल है, या डायरेक्टिंग अगर प्रिंसिपल है, या यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है, या डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, तो काम हमें करते समय काम अगर बहुत लंबा है तो उसे हमें 2 से 3 पार्ट में या 2 से 3 इंसानों में डिवाइड करना चाहिए एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल है, और दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर काम कर रहा है तो उसे पेमेंट भी देना चाहिए। ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। ऑल प्रिंसिपल्स हैव ऑल इक्वल, all the principles 14, all 14 principles are having equal importance. That's the point number 7. Now you saw now just point number 7. Let's move to the next. अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस वर्ड है कि नीड, इसको हम नीड या हम कह सकते हैं ज़रूरत, ठीक है। तो अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट
प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस का मेन मतलब है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये क्यों क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी ज़रूरत है, क्या 3 आदमी काम कर रहे हैं किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या यहाँ पे ही इसकी ज़रूरत है, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 5000 लोग काम कर रहे हैं जिसमें मालिक को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, या मालिक से जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं 5000 लोग काम कर रहे हैं, मालिक से जो सबसे नीचे लेवल पे काम करते हैं उनका कभी मुलाकात नहीं होता, दे कैनॉट दे कैनॉट इवन मीट ईच अदर, राइट। तो क्या सब में, यस it has the need and importance of everywhere in all the cases। तो फर्स्ट देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स मीन्स हु ट्रेन द पीपल, हु गाइड द सबॉर्डिनेट, हु मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट टू अचीव द गोल, ठीक है। दीज पीपल आर कॉल्ड मैनेजर, राइट। हु ऑलवेज गाइड्स फॉर द गोल इज कॉल्ड मैनेजर। आप सिंपली कह सकते हैं मैनेजर इज अ ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर इज अ मैनेजर। आजकल नए वर्ड्स यूज होते हैं मैनेजमेंट में, ये जो हमारा ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, ये इसमें थोड़े से ट्रेडिशनल वर्ड को यूज किया जाता है, और आजकल नए लैंग्वेज में कई लोग इसको तोड़ के थोड़ा फैक्सिनेशन के लिए ग्रुप लीडर्स ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट का आ जाता है तो उसको ग्रुप लीडर बना दिया जाता है, बट ओनली 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी से कोई मैनेजर नहीं बनेगा, दे हैव टू पोजेस ऑल द क्वालिटी, अंडरस्टैंड। अगर अ मैनेजर हैज़ द क्वालिटी ऑफ अब्यूसिंग, किसी को गाली दे के या चिल्ला के काम करा सकता है मैनेजर, तो वही मैनेजर में दूसरा क्वालिटी भी होना चाहिए कि वो सुन सके, ठीक है, किसी और का, उसके सबॉर्डिनेट का, आप उसके सबॉर्डिनेट को वो गाली देके या अब्यूज़ करके काम करवाता है तो उसके पास ये क्वालिटी भी होना चाहिए। दिस इज़ द क्वालिटी टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, राइट। थोड़ा सा अब्यूज़ करना, उनको डांटना, मोटिवेट करना, तो फिर उसके पास ये क्वालिटी भी होना चाहिए कि उसका बॉस भी उस सेम करेगा, तो ही हैज़ टू लिसन। तो these kind of quality have to be developed। तो यहाँ पर provides useful insights to managers, the first significance of management का। तो this helps the manager to understand the organization and the principal helps to understanding the situations and it helps a manager to take the correct decisions, right, as per the situation, as per the problem we have to give a solution। For example, doctor decides a medicine after imagining or after inspecting, tell me, not by imagining, right, after inspecting or after hearing that patient, doctor decides about tablet or medicine। Same like that, manager also after understanding the situation as per his experience, he think about the solution or he thinks about the solution, right। Same, तो first is provides useful insight to managers। तो manager also gets trained by this। कैसे? For example, if he takes correct decisions, he gets confidence and next time he will take same kind of decisions in a same kind of situation। So that first is provides useful insight to the manager। Second, helpful in efficient utilization of resources। application of management, अगर आप मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल मैं किसी एम्प्लॉय के बारे में लेता हूँ, किसी एम्प्लॉय के ऊपर अगर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, इफ़ वी मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, ठीक है, एफिशिएंसी एम्प्लॉय में आ जाता है। एफिशिएंसी का मतलब वो कार्य को ज़्यादा कुशलता से कर सकता है, कार्य क्षमता उसकी बढ़ती है, ऐसे। तो लाइक दैट, और जो रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल उसके काम करने की रिसोर्सेस, जैसे कि अगर कोई ड्राइवर है जो ट्रक को लोड और अनलोड करता है, या हम कह सकते हैं
कि साइट्स पर लेके जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, रूल्स मैनेजमेंट अप्लाई का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, तो दैट पर्सन वी विल बिकम पंक्चुअल। वो टाइम पर, समय पर अपनी जगह पहुंचेगा, बीच में 4 बार सिगरेट पीने को नहीं उतरेगा, चाय पीने को नहीं उतरेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ही विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। सेम लाइक दैट वेस्टेजेस भी कम होंगे। कई सारे लोग वेस्टेजेस ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टेजेस मतलब सिर्फ थिंग्स में नहीं होता, उसका टाइम को वेस्ट करता है, वो काम नहीं करता, तो ऐसे वेस्टेजेस भी कम होंगे। सो दैट सेकेंड इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वी हैव रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, टाइम, मनी, ठीक है। तो मनी भी एंड देन थिंग्स, ठीक है, जो हम रॉ मटेरियल्स, ऑल आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन साइंस। We have to take decisions always on the scientific fact, not on the emotions, right? So you must have to use your IQ, intelligent quotients, to take decisions, not your EQ, emotional quotients आपको use नहीं करना है. So that you have to use always scientific method like mathematics, statistics, calculations, and then you have to take the decisions. So this is significance of management principles का need and importance आप कह सकते हैं, या significance कह सकते हैं. थर्ड, फोर्थ है, just you see, I'm just scrolling. Fourth, understanding social responsibility. Now this is the understanding social responsibility. From the top, fourth point on the page number 3, you can see third one, understanding social responsibility. Social responsibility means we must have social responsibility. If our organization works, they deal with the employee, they deal with raw material, they deal with the government, they deal with local people, right? They deal with their competitor, they deal with their customers, right? They, so all and everywhere they have to understand the responsibility. For example, for the employee they have to pay proper wages. For the competitor, he has to make, or he has to keep healthy competition. For the government, they have to pay tax on time. For local people, they have to provide assistant local people के लिए, आसपास के लोगों के लिए. अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो लेट्स ओपन स्कूल फॉर देम, लाइक दैट. दे मस्ट हैव responsibility, that is called social responsibility, right? Now let's go for the point number 5th, encourages research and development, R&D. If there is management in the company, always research and development happens. मतलब अगर मैनेजमेंट है तो उस कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा. रिसर्च ऑन द फील्ड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, रिसर्च ऑन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, एंड research on the field of employees behavior, research on the field of technical guidelines, research on the field of principles applied or not, if the principle is applied, whether that is effective or not, like that. All the research and development, R&D, happens in the company. So after that R&D, company gets a result, so that result is effective to get achieve the goal properly. That research and development provides goal to the company. New goal, how to achieve new goal, or how to set up a new goal, how to go for new product, right? Because nowadays the world are very highly competitive. In that case you have to be always on the edge of the product. एज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आपको हमेशा प्रोडक्ट के बारे में नया
एकदम लेटेस्ट बने रहना पड़ता है। तो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलवेज, राइट। इफ़ देर इज़ मैनेजमेंट देन ओनली दिस कैन हैपन। अगर मैनेजमेंट किसी कंपनी में नहीं है तो R&D के लिए सेपरेटली विंग अलॉट नहीं होगा, राइट। Here it's written, according to the situation, as the management is having liberty to take decisions, marketing, in case of human resource, always there have to be R&D, research and development, to improve the productivity, to improve the efficiency, right। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए research and development always needed. Point number 6, helps to coordinate and control. If there is management in the company, it helps to coordinate to the people, क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि आपका बात किससे करना है, आपको किससे बात करना है। बॉस के साथ पहले बात करना है कि एम्प्लॉय के साथ पहले बात करना है कि कस्टमर के साथ पहले बात करना है। तो फॉर द सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन ऑलरेडी गाइडलाइंस फिक्स होते हैं कि आपको किससे बात करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में अगर कोई है इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर है तो वो पहले किसको कंपनी के फाइनेंस के बारे में बताएगा, वो बताएगा कंपनी के बॉस को, नॉट टू द एम्प्लॉय, राइट। मतलब गाइडलाइंस आर फिक्स इन दैट केस। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन वेल होता है। तो अकाउंटेंट अगर ये पाता है कि अकाउंट में गड़बड़ी है तो किसको रिपोर्ट करेगा, अपने बॉस को, राइट। बॉस अगर ये पाता है एम्प्लॉय के बारे में गड़बड़ी तो किसको रिपोर्ट करेगा, एम्प्लॉय को डायरेक्टली बुलाएगा केबिन में और उसको इसके बारे में इतला करेगा, राइट। लाइक दैट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल प्रॉपर होता है इफ देर इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में डिफाइंड पोजीशंस होते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड देन उसका बॉस। एट द बॉटम अगर देखते हैं तो मैनेजमेंट लेवल 1, मैनेजमेंट लेवल 2, मैनेजमेंट लेवल 3। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा मैनेजमेंट लेवल होगा। तो ऐसे मैनेजमेंट अप्लाई होगा तो कोऑर्डिनेशन वेल होगा, राइट, और काम अच्छी ढंग से होगी। 6th पॉइंट फिनिश हो गया। 7th में आते हैं, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है सभी लोग, कंपनी में काम करने वाले ऑल द पीपल थिंक अबाउट what is objective approach. Objective approach means all the people of the company works as a group and सबकी responsibility है to achieve the goal defined by the company. गोल मतलब प्रॉफिट हो सकता है, गोल मतलब सेल हो सकता है, गोल मतलब कंपनी द्वारा सेट किया हुआ लक्ष्य। तो इन सब का अप्रोच अगर एक होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कब आता है, जब कंपनी हैज द मैनेजमेंट। इफ द कंपनी डजंट हैव डिफाइंड मैनेजमेंट तो ऑब्जेक्टिव गोल नहीं होता, वहाँ पर पर्सनल गोल आ जाते हैं। कई लोगों का अपना अपना लक्ष्य सिर्फ होता है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बढ़ जाता है या मैक्सिमम हो जाता है जहाँ पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो 7th पॉइंट इज फिनिश। तो हमने जस्ट गो थ्रू किया सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं थियरी ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लर्न करने के पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट का पहला थियरी था जिसे हम लोग हेनरी फायल्स, आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 में 1.6, ये आपको हेनरी फायल का इमेज दिख रहा है, ठीक है। हेनरी फायल 1841 से 1925, 19वीं सदी में वो थे, ठीक है। तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, वहाँ पे जनरल मैनेजर थे। तो मैंने इसके पहले भी आपको नाम दिया था कि ही जनरल हेनरी फायल, लाइक दैट। तो लेट्स talk about the theories of management. So we have two theories of management. One is universal theory of management written by Mr. Henry Fayol, right. इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हेनरी फायल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। एंड देन दूसरा एक प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट है जो कि स्पेशली फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स, दैट इज
फेडरिक्स विंसलॉज टेलर्स। तो इनका नाम काफ़ी लंबा है, आप इनको टेलर्स भी बोल सकते हैं, इनका जो सरनेम है उससे। तो FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। तो वी हैव टू थिंग्स separate here. One is administrative theory of Henry Fayol here, and the second is Frederick FW Taylor's scientific management theory. So this we are going to learn in next audio lecture, right? So I hope you listen it and go through it. Okay, the best way I found to take you guys lecture is this way, because here I can explain whatever written here in my way, right? So most of the time in theory lecture I will be taking like this, and you have to be little smart while watching this kind of video lecture on YouTube, right? You have to take full mobile view, not on that half view. In a half view, this view, whatever you are looking at or whatever you are seeing now on the screen, you have to take a full window on a portrait way. पोर्ट्रेट मतलब मोबाइल फ़ोन का जो खड़ा पोजीशन होता है, कैमरा सिर की ओर होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का। तो आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा सिर की ओर होगा, जैसे कि नॉर्मली हम सेल्फी में मोबाइल फ़ोन को हैंड पकड़ते हैं। नॉर्मल व्यू मोबाइल फ़ोन का होना चाहिए, तो उसमें ये फुल स्क्रीन खुले, राइट? तो आप देखिए यूट्यूब में कौन सा सेटिंग है जिससे आपका ये फुल मोबाइल व्यू आए, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने को आसान हो, ठीक है? सो दिस वॉज फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हमने मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, नेचर एंड प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लर्न किया, ठीक है? तो यू हैव टू बी सीरियस, you have to by heart the points and you have to explain the way written on the book. मैंने आपको इसको समझाया, राइट? क्योंकि लाइन टू लाइन हम पढ़ के अगर आपको बताते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बोरिंग वे दैट यू ऑल्सो कैन डू, और दैट you can do by other means of applications also. But my way of teaching most of the lecture of theory like this, if need arises we will go for Zoom lectures also. So good luck guys, and let's stay tuned for the next lecture. Good luck.